मेरा सब्जेक्ट है भारत और रूस मित्रता की पॉलिटिक्स और मेरा रोल नंबर है 44। डॉक्टर गजानन रामराव हानवते। भारत और सोवियत संघ के रिश्ते में एक नाटकीय बदलाव 1954 में देखने को मिला है। इस वर्ष रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता थे निकिता खुसरोव और बुलगेन ने भारत का दौरा किया। यह जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ तो उन्होंने उभर कर दिया। इसके पहले भारतीय अभिनेता वो राज कपूर और नरगिस की रूस यात्रा हुई थी। उस रूस यात्रियों ने इनको रूस इसका दीवाना, जो वहाँ की जनता थी वो दीवाना बन गई थी या दीवाना बनाया गया था। पर यह बात सिर्फ भावेश की थी, भावेश की नहीं थी। तो तब रूसी नेताओं इस बात का बखान कर चुके थे कि नेहरू की सरकार अंग्रेजों की गुलामी की सरकार या पूंजीवादी की दलाली की सरकार नहीं है। नेहरू ने आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल तैयार किया था। मिश्रित बोले तो बहुत उसमें कंपनियां थे, स्वदेशी पूंजीपतियों उद्योगपतियों पर, जैसे कि अपन अंकुश लगाए थे। बड़े उद्योगों को सरकार ने स्वामित्व और नियंत्रण में रखा था। पंचवार्षिक योजनाओं का जो खाका तैयार किया गया था वह केंद्रीय नियोजन के रूसी नमूने से प्रभावित था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कई बार यह दर्शा चुका है कि रूसी साम्यवादियों की घेराबंदी करने वाले सैनिक गठबंधन में शामिल होने की उतावला नहीं। जमींदारी उन्मूलन राजवाड़ों रियासतों को नए गणराज्य में विलय और नए समाप्त पोषक संविधान से नेहरू ने यह उम्मीद जगाई थी कि नए भारत के समाजवादी जनतातांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी गंभीर है, भले जनतंत्र से कोई खास लगाव रूसी साम्यवादियों को नहीं था। यह सामरिक महत्व की बात उनके समझ में आ गई थी। समझ में आने लगी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार को दुत्कार कर अमेरिकियों की गोद में बैठना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान सीटों नाटो जैसे संगठना के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़ चुका था या जुड़ा हुआ था और कश्मीर विवाद में अमेरिका का समर्थन था प्रति बहुत आशावान था। अपने भारत यात्रा के दौरान खुसरोव ने भारतीय पक्ष को दो टूक समर्थन दिए और आर्थिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षी सहकारी योजना का भी घोषणा की। इससे कुछ पहले भारत के पश्चिमी देशों से अपने विकसित देशों के लिए सहायता मांगकर बार बार ठुकराए जाने से निराश हो चुका था। भारत युद्ध अकाल और की चपेट में, खाद्यान्न की चपेट में के अभाव में था। भारत उस समय बेहद परेशान था। अमेरिका की प्राथमिकता हिंदुस्तान की भूख मिटाना नहीं, यूरोप के मवेशियों को तंदुरुस्त रखना था। अमेरिका
जो थोड़ा बहुत अनाज पठा भी रहा था या भारत में भेज रहा था, उसकी बड़ी कीमत वसूलना चाहता था। भूखाल बहुत था, चाहता था। नेहरू की सरकार जग में 3 गट्स हो गए थे, एक अमेरिका वाला गट और एक गुटनिरपेक्षता वाला गट और एक रशिया वाला गट। अमेरिका, रशिया और गुटनिरपेक्ष, ये 3 गट निर्माण हुए थे। ये गुटनिरपेक्षता की नीति छोड़ने के लिए लगातार अपमानजनक ढंग से दबाव डाल रहा था। तो ब्रिटेन यह चाहता था कि राजनीतिक रूप से आज़ाद भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और पूरी तरह से उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाए। और नहीं, ऐसी बात अमेरिका को गवारा थी जब खाद्यान्नों को आयात को रियायती दर पर जो सहायता के रूप में हासिल करने के श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित अमेरिका गई तो उन्हें बुरी तरह से जलील होना पड़ा था। इस्पात निर्माण के बाद बिजली पैदा करना और जीवन रक्षक दवाइयाँ, रासायनिक खाद आदि के उत्पाद के क्षेत्र में हिंदुस्तान अपनी क्षमता जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहता था। भारत को ताकतवर बनाना चाहता था ताकि उसे किसी दूसरे के सामने हाथ न पसरने पड़े, किसके सामने भीख ना मांगनी पड़े या किससे उधार लेने ना पड़े, तथा अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों की गुलामी के दौर में कुछ दूरदर्शी उद्यमियों के जीवट से इन क्षेत्रों में विकास की नींव भी रखी जा चुकी थी। दोनों विश्व युद्ध के कारण इंग्लैंड से आने वाले माल के आयात में रुकावट पड़ने से इन कारखानों को पनपने का मौका भी मिला था। पर आज़ादी के बाद शांति की पुनर्स्थापना के साथ पश्चिमी देश इन्हें खतरनाक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने लगे थे। जब कभी भारत ने इस्पात, बिजली, रासायनिक उत्पाद के लिए तकनीकी सहयोग की पेशकश की, उसे नकारा गया। सोवियत संघ इस स्थिति में था कि वह भारत की जो मनोकामना थी वो पूरा करने के लिए वो आगे आना चाहता था। भले ही सोवियत संघ टेक्नोलॉजी ज़्यादा पुरस्कृत नहीं था, तो भी एक गरीब विकसनशील देश की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह बखूबी पूरा कर सकता था। भारत को लुभाने के लिए सोवियत नेताओं ने एक प्रस्ताव भी रखा था कि इस सहायता की कीमत दुर्लभ विदेशी मुद्रा में नहीं करेंगे तो रुपए और रूबलों में, यानी कि भारतीय रुपया और रूबलों में ही की जाएगी या आकी जाएंगी और वसूला जाएगा। 1955 के बाद में के दशक के उत्तरार्ध में रूसी भारतीय आर्थिक और वैज्ञानिक सहकार से तेजी से पनाप भिलाई का एकीकृत इस्पात प्लांट, दुर्गापुर की कांच फैक्ट्री, हरिद्वार, भोपाल आदि में भारत की हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जैसी कंपनियां, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवा बनाने वाली IDPL कारखाना इस सहकार के सिर्फ चुनिंदा उदाहरण है। यह बात उल्लेखनीय है कि देश का कोई भी हिस्सा
इन परियोजनाओं में अछूत नहीं रहा। जो रूसी विशेषज्ञों का मानना था कि आचरण ने भारतीयों को अपने वश में कर लिया। वो देखने में तो गोरे थे, पर उनका व्यवहार हकीमों साहबों वाला नहीं था। रूसी इंजीनियर हिंदुस्तानी मजदूरों कारागिर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते थे और उनके साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। रहन सहन के मामले में भी उन्हें वैसी आरामदेह खर्चीली सुविधाओं की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी जैसी भारत के सैनिकों को होती थी। पश्चिमी विशेषज्ञों को वर्षों पहले नेहरू ने भारत और सोवियत संघ रूस की समानताओं का जिक्र किया था। दोनों गरीब कृषि प्रधान देश जिनके समाज में विविधता, जैसे कि रशिया और भारत में ही विविधता देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका और भारत में ही मिलता है। मेरा कहने का मतलब है कि भारत में जो विविधता है वो रशिया में ही देखने को मिलती है और जिनका भौगोलिक फैलाव क्षेत्रीय विकास को सहज जो असंतुलित कर सकता है। इसके अलावा जो आप रूस और सोवियत संघ की जो पहचान विस्तारवादी नीति हमलावर साम्राज्य ताकत के रूप में नहीं थी, कम से कम दक्षिण एशिया में इसका लाभ भी संबंधों को सुधार के इस दौर में रूस ने उठाया। कांग्रेस के युवा नेताओं के तेवर समाजवादी थे और साम्यवाद को वह गरीबी की पक्षधर विचारधारा मानती थी। इस सद्भावना और सहानुभूति ने इस बात की जमीन नेस्त तैयार कर दी थी कि इशारे भर दोनों देशों के बीच गलतफहमियां दूर करने के लिए एक दूसरे से काफ़ी नज़दीकियां बढ़ाने लगे थे। जैसे कि रूसी नेताओं ने कहा, यह फैसला किया कि वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिचौलिया न बनाए, सीधे कांग्रेस की सरकार से ही भारत की जनता वास्तविक प्रतिनिधि मानती है कि मानकर उनके साथ बातचीत के लिए शुरू करेंगे। तमाम गतिरोध दूर हो गया था, पर यह याद रखना की ज़रूरत है कि रूस का हृदय परिवर्तन सिर्फ परोपकार की भावना से प्रेरित नहीं था। तो भारत को दी आर्थिक सहायता लाभप्रद व्यापार का हिस्सा थी। शीत युद्ध के इन शुरू वर्षों में स्टालिन शाही सोवियत संघ के साथ व्यापार करने को बहुत देश तैयार नहीं थे। भारत के जरिए अपने भारी उत्पादों के लिए निर्यात का मौका तो रूस को मिल भी रहा था भारत के माध्यम से। तो तीसरी दुनिया के कई और विकसनशील देशों के साथ इस व्यापार के लिए प्रचार के लिए भी इस सहकार का उपयोग हो सकता था। भारत में कमाए रुपयों को भारत में ही खर्च कर सोवियत संघ ने अनोखी मिसाइल पेश का प्रदर्शन कर रहा था, जबकि हकीकत यह थी कि जो भी चीज़ें सोवियत संघ इस धन से खरीदता था वह ऐसी वस्तुएं थी जिनके निर्यात से भारत विदेशी मुद्रा कमाता था
या कमा सकता था, तो अर्थात एक और सोवियत संघ बिन दुर्लभ विदेश व्यापार पर उसके निर्यात के आकार, दिशा और कमाई पर अपनी पकड़ बना सकता था। इस आर्थिक राजनीति का असली प्रभाव तब सामने आया जब सोवियत रशिया संघ का विघटन और विघटन के बाद रुपया और रूबल विनिमय की जो भी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और उसने उधार का भुगतान भारत को मुद्रा डॉलर में मांगी करने को कहा। इसी समय सोवियत आयात प्रणाली का भी क्षय हुआ था और सरकार के माध्यम से ये रूसी सहयोगियों के जरिए निर्यात करने वाले हिंदुस्तानी उद्योगपतियों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। भ्रष्ट नौकरशाह दोनों ही देश में राजनीतिक संपर्कों, भाई भतीजावाद ने जिस लाइसेंस परमिट कोटा कमीशन वाली मुनाफाखोर इजारादारी का बढ़ावा दिया था, उसे नचाए बनाए रखने बदले हालात मेरा असंभव हो गया था। थैंक यू।